एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर मैंने और मेरी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जिस पूरे मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके रियल एग्जाम का आधा पेपर यहां से फंसेगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद इंग्लिश को, पूरी इंग्लिश को खत्म करेंगे 25 क्वेश्चंस के माध्यम से। उसके अलावा रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जैसा आपका इस बार पेपर आने वाला है, ठीक साथियों उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे। तो आप अगर इस रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं तो इस रण क्षेत्र को जीत कर दिखाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपसे साथियों पूछा यह जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रधान होते हैं, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये किसका प्रधान होता है। तो देखिए केंद्रीय सरकार का प्रधान होता है, राज्य सरकार का, दोनों का मैं कहूंगा साथियों केंद्र लेवल पर होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो ये कब रिटायर हो जाते हैं साथियों, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, बताइए। तो तुलसीदास की अगर बात करें साथियों, तुलसीदास ही कौन है, विनय पत्रिका के रचयिता है। राइट आंसर का ए हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे बताइए। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की साथियों स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, लाइट ऑफ एशिया या कह सकते हैं एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपको भी ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, किसकी, गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं, गौतम बुद्ध को ही साथियों द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या एशिया का ज्योति पुंज भी कह सकते हैं और एशिया की रोशनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, देखिए और बताइए कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी। तो मनुस्मृति की रचना साथियों किसके द्वारा की गई थी, फटाफट देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों मनु के द्वारा की गई थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मनु के द्वारा ही की गई थी साथियों मनुस्मृति की रचना। चलिए है कि दो महाकाव्य, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, ये किसके द्वारा साथियों किसकी कृतियां हैं। तो ये रामदास की है नहीं, ये शिवानंद की है नहीं साथियों, ये कालिदास की है बिल्कुल। हाँ साथियों कालिदास की रचना है, यानी कि रघुवंशम भी कालिदास की रचना है और कुमार संभवम भी कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है कि एक पुस्तक है हुमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखित है। तो इसको साथियों गुलबदन बेगम के द्वारा गया था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए जीएस की अगर बात करें और प्लस करंट अफेयर की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में आएंगे तकरीबन साथियों वैसे सवाल लिए हैं। उसके अलावा साथियों जैसी आपकी इंग्लिश आ सकती है तो इससे इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन 50 क्वेश्चन पर आपकी पूरी साथियों मेरिट आधारित है। लेकिन रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें, ये साथियों क्वालिफाइंग नेचर की इस बार रखी गई है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है ना। तो साथियों अगर बात करें आप क्या करते हैं साथियों, जब तक आपकी यानी कि जब भी आपकी परीक्षा है, जो भी आपकी एग्जाम डेट है, जब भी आपकी शिफ्ट है, वीडियो है, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर देखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको साथियों हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। तो ये साथियों कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, मैं कहूंगा मुंबई में इसका मुख्यालय है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए हम्पी में स्मारकों का समूह कहां पर है। तो हम्पी में स्मारकों का समूह कहां पर है साथियों, कर्नाटक में है। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सांची के बौद्ध स्मारक कहां पर हैं। तो सांची के बौद्ध स्मारक की अगर बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में, लेकिन सभी मध्य प्रदेश हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में साथियों क्या है, सांची के स्तूप हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सांची के बौद्ध स्मारक हैं, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगर बात करते हैं सांची के बौद्ध स्मारक कहां पर है, तो रायसेन में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए धर्मराज रथ स्मारक ये कहां पर है। तो धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में, कहां पर है साथियों, महाबलीपुरम में है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है। अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो आपको साथियों श्रीनगर बताना है। क्या बताना है आपको साथियों, श्रीनगर बताना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मैरीना बीच कहां पर है, मुझे बताइए।
आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि ये कहां पर है, ये चेन्नई में। अगर आपसे पूछा जाए मरीना बीच कहां पर है तो चेन्नई आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन साथियों किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये किस राज्य में स्थित है तो ये कहां पर है, ये ओडिशा में है। क्या दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर है साथियों, ये ओडिशा में है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि म्यांमार की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों तो म्यांमार की राजधानी कहां पर है मुझे बताइए। तो नायपीडो की जब हम बात करते हैं ये क्या है साथियों, म्यांमार की तो राजधानी है। क्या नायपीडो की अगर बात करते हैं ये म्यांमार की राजधानी है। उसके बाद देखिए हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों, इजराइल की बात चल रही है। बिल्कुल इजराइल की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका ने किस देश की, तो इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। उसके बाद देखिए साथियों भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों बांग्लादेश, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल है कि किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो किसने संभाला है साथियों, अनुपम कपूर जी ने संभाला है। यह भी आपको याद रखना है और आपको मालूम रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो किस राज्य की बात चल रही है, असम की बात चल रही है। यानी कि असम राज्य में अगर कोई लव जिहाद का मामला पाया जाता है, उसका कोई दोषी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगर बात करते हैं यहां पर साथियों फिजी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको मालूम रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, इंग्लिश के साथियों आपके सामने क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे आपके एग्जाम में साथियों 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, बिल्कुल साथियों वैसे ही ये क्वेश्चन तैयार करने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप देखिएगा साथियों कि इंग्लिश को मैं आपको कितनी आसानी से समझा देता हूं। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है साथियों तो इन 25 के 25 सवालों को आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में यहां पर आएंगी। देखिए यहां पर आपसे ऐसा सेम टू सेम सवाल पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि जो वर्ड आपको यहां पर दे रखा है साथियों सिमिलर, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम इसका आपसे पूछा जा रहा है। अगर सिनोनिम की बात करते हैं साथियों, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। तो सिमिलर का सेम मीनिंग क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। सिमिलर का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो समान इसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा एलियन की बात करें, एलियन का मतलब क्या होता है, तो एलियन का मतलब होता है अजनबी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, अजनबी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं विदेशी भी कह सकते हैं एलियन को। एलाइक की अगर बात करते हैं, एलाइक का मतलब होता है समान, एलाइक का मतलब होता है समान। इक्वल की बात करें तो इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और सेवरल की बात करें तो साथियों कई सारे या कह सकते हैं सभी लोग या अनेक भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आप अब मुझे बताइए कि सिमिलर का इसमें से सिनोनिम क्या होगा। मैं कहूंगा समान, सिमिलर का मतलब भी समान होता है और एलाइक का मतलब भी समान होता है, इसलिए इसका आपका सिनोनिम जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक की स्पेलिंग गलत है। अब कौन से वर्ड की स्पेलिंग साथियों गलत है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सॉलिटरी की अगर बात करते हैं साथियों इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यहां पर लेजिबल लिखा हुआ है साथियों, ये ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, लेजिबल होता है। अगर सही वर्ड की बात करें तो क्या होता है साथियों, आपका लेजिबल होता है। और लेजिबल का मतलब क्या होता है, लेजिबल का मतलब होता है साथियों पढ़ने योग्य, यानी कि अगर कोई चीज पढ़ी जा सकती है तो उसको पढ़ने योग्य कहा जाएगा और उसको लेजिबल कहते हैं। तो लेजिबल वर्ड होता है, लेजिबल साथियों वर्ड नहीं होता है। उसके अलावा इंडिविजुअल की भी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो किस वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, ऑप्शन नंबर सी वाले की गलत थी। सही कैसे लिखाई जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। देखिए आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यानी कि जो खेल के मंत्री हैं द, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बताने क्या आएगा, एज्यूर्ड आएगा। एज्यूर्ड की अगर बात करें, एज्यूर्ड का मतलब होता है आश्वासन, क्या, आश्वासन देना। चलिए आश्वासन देना हो गया। उसके अलावा अगर बात करें देखिए द स्पोर्ट्स मिनिस्टर आश्वासन देते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है ना, ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू देम कंडक्ट द टूर्नामेंट। बिल्कुल साथियों आश्वासन आएगा या एसर्टेंड आएगा या डेमोन्स्ट्रेटेड आएगा या कमिटेड आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों एज्यूर्ड यहां पर आना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर आपको एंटोनिम बताना है। और किस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है साथियों, एम्पल वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल देखिए जब कोई चीज भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है, भरपूर मात्रा में होती है मतलब उसकी कोई कमी नहीं होती है, तो उसको हम भरपूर भी कह सकते हैं। और कहते हैं भाई प्रचुर मात्रा में है तो उसको प्रचुर भी कहते हैं। तो एम्पल का मतलब हो जाएगा भरपूर, एम्पल का मतलब हो जाएगा प्रचुर। अब इसका आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा। देखिए इसका एंटोनिम एक तरीके से क्या हो जाएगा साथियों,
मैं कहूंगा कमी हो जाएगा। अगर किसी चीज की मात्रा भरपूर है तो प्रचुर कहेंगे, लेकिन अगर कोई चीज कम है तो उसकी कमी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे साथियों? अल्प भी उसको कह सकते हैं। तो इनकी इंग्लिश कौन सी है मुझे बता दीजिए। स्पेयर की अगर बात करें, स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। इनफ का मतलब होता है काफी, ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। इनफ का मतलब होता है काफी, ये भी नहीं होगा। अगर स्कार्स की बात करते हैं साथियों, स्कार्स का मतलब क्या होता है साथियों? अल्प होता है या कम होता है। तो मैं कहूंगा एम्पल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा यकीन है और आपको भी होना चाहिए कि सवाल जो इंग्लिश के होंगे ना वो आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना हर एक नस को, दिमाग की हर एक नस को खोलकर उतना पढ़ लीजिए। मेरा मानना है साथियों एग्जाम में आप बहुत आराम से झंडे गाड़कर आ जाओगे। ठीक है ना। और एमटीएस की जो लास्ट कट ऑफ होगी साथियों, फाइनल आपका रिजल्ट होगा, उसमें आपका रोल नंबर जरूर होगा। तो आप अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। क्यों साथियों? क्योंकि एग्जाम तक तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन जब आपके एग्जाम होंगे तो उसका एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊंगा। एनालिसिस से पता क्या होता है भाई साहब? बहुत फायदा होता है, क्योंकि आज जो पेपर में सवाल पूछे गए उसी टाइप के अगले दिन सवाल पूछे जाते हैं, और उसी टाइप के फिर साथियों अगले दिन सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में आप पेपर को अच्छे तरीके से पास करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत मेरी रिक्वेस्ट आपसे, तुरंत इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए, आप लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से आप लोग अपना सिलेक्शन लेंगे। मेरा मानना है कि हर एक घर से एक सिलेक्शन निकालना है साथियों, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारी नजर में जिनको एक रोजगार, छोटे से छोटा रोजगार की तलाश है कि एक भाई सरकारी, छोटी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अकाउंट में हर साल 30-35 हजार साथियों आते रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं ये काम आप पर साथियों करके आपको मानूंगा, यानी कि एक गवर्नमेंट सीट आपको साथियों दिलवा कर मानूंगा, सरकारी नौकरी आपको एक दिलवा कर मानूंगा। चलिए, तो टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, अब यहां पर साथियों अगर बात करें, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। अब देखिए ये एक ईडियम है। ईडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा। क्या? मुहावरा। तो ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का आपसे मतलब पूछा जा रहा है। देखिए, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है ना। इसका मतलब होता है साथियों धोखा देना। तो आपको बताने कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है साथियों धोखा देना। टू विन अगेंस्ट समवन, इसका मतलब धोखा देना होता है? नहीं। टू इंचेंट समवन, नहीं साथियों। टू चीट समवन, मतलब किसी को चीट करना, तो मैं कहूंगा इसका मतलब होता है धोखा देना, और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है अपोनेंट का। अपोनेंट की अगर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे अपोनेंट का मतलब क्या होता है। देखिए अपोजिट्स कहीं ना कहीं ये है, तो अपोनेंट का मतलब होता है साथियों विरोधी। क्या? जैसे कि मान लीजिए आपके कोई अगेंस्ट में है तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका विरोधी कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों, इसका एंटोनिम क्या? प्रोफेसर होगा। अरे भाई, विरोधी का एंटोनिम प्रोफेसर कब से होने लगा? ठीक है, ये तो प्राध्यापक होता है। उसके अलावा अगर बात करें प्रेजेंटर साथियों होगा, तो प्रेजेंटर का मतलब होता है दान करने वाला, जो दान करता है उसको प्रेजेंटर कहते हैं। मेंटर की अगर बात करें, मेंटर का मतलब होता है उपदेशक। तो ये भी क्यों विरोधी का होगा? सपोर्टर हो जाएगा साथियों, यानी कि एक अपोनेंट है यानी कि विरोधी है, और एक आपका सपोर्टर है, तो मैं कहूंगा भाई ये तो विरोधी का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने सुना होगा एक पूरा सेंटेंस होता है और उसके लिए एक वर्ड आता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही, यानी कि एक पूरा क्या होगा साथियों? एक पूरा सेंटेंस होगा, और आपसे पूछा जाएगा इसके एक शब्द में क्या कहेंगे, इसको एक वन वर्ड में क्या कहेंगे। अब देखिए हैंड रिटन बुक, मान लीजिए कोई अगर हैंड रिटन बुक है तो उसको क्या कहेंगे साथियों? हाथों से लिखी गई एक किताब, यही कहेंगे ना साथियों, यही कहेंगे हाथों से लिखी गई किताब। तो हाथों से लिखी गई किताब को क्या आउटलाइन कहते हैं? नहीं भैया, आउटलाइन नहीं कहते। क्या ड्राफ्ट कहते हैं? ड्राफ्ट भी नहीं कहते। क्या एडिशन कहते हैं? एडिशन भी नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं साथियों इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करें साथियों, इसको अगर बात करें तो हस्तलिपि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तलिपि इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब सबसे सटीक आपका जो बैठेगा, सबसे नजदीक आपका जो बैठेगा, वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बैठेगा। और जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अब आपको बताना है कि कन्वर्ट का सिनोनिम क्या होगा, कन्वर्ट का सेम मीनिंग क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कन्वर्ट का मतलब क्या होता है। कन्वर्ट जैसे मान लीजिए कोई चीज है, उसको किसी दूसरी चीज में बदल दो, यानी कि बदल देना, या मैं कह सकता हूं साथियों परिवर्तन कर देना, बदल देना, इसको क्या कहा जाता है? ये कन्वर्ट की हिंदी है, बदल देना। तो इसमें से आपको बताना है एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, बदल देना, परिवर्तन कर देना। ट्रांसफॉर्म की बात करें साथियों, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है साथियों? उसमें कुछ चेंज कर देना, बदल देना, बिल्कुल। अफेक्ट की अगर बात करें, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, तो ये इसका नहीं हो सकता सिनोनिम। डेजल की अगर बात करें साथियों, देखिए चकाचौंध, एकदम जैसे कि चकित हो जाना, चौंक जाना, उसका मतलब होता है डेजल। रेडिकल की अगर बात करें साथियों, पूरा, कंप्लीट, समस्त रेडिकल होता है। तो मैं कहूंगा साथियों ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें साथियों, कन्वर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर अगर बात करें बताने कि खाली जगह में साथियों कौन सा वर्ड आ जाएगा। लिखा हुआ है इफ द नेबर्स हैड नॉट स्टोलन फूड, मतलब स्टोलन का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, चुराना। यानी कि अगर पड़ोसियों ने क्या, यदि पड़ोसियों ने साथियों फूड नहीं चुराए, वी माइट हैव स्टार्व, यानी कि हम भूखे रह जाएंगे, ये होगा। या प्रोवाइड, अगर पड़ोसियों ने साथियों फूड यानी कि भोजन प्रोवाइड नहीं करवाए तो हम भूखे रह जाएंगे, या ये आना चाहिए, या एडेड आना चाहिए, या थ्रो आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर प्रोवाइड आना चाहिए कि इफ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड, यानी कि अगर पड़ोसियों ने फूड नहीं हमको प्रोवाइड किया दिया तो हम भूखे रह जाएंगे, हम भूखे रह सकते हैं। तो ऐसे करके साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किस वर्ड में आपको दिक्कत लग रही है, स्पेलिंग में कहां पर साथियों आपको दिक्कत लग रही है। देखिए अगर होल्ड की हम बात करते हैं तो होल्ड का मतलब होता है साथियों क्या, पकड़ना कह सकते हैं, किसी चीज को होल्ड करना यानी कि पकड़ना। हॉस्टल की अगर बात करें, हॉस्टल क्या होता है साथियों, जहां पर छात्र रहते हैं, यानी कि छात्रावास को एक तरीके से हॉस्टल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों हॉइस्ट की, तो हाइस्ट का मतलब क्या होता है, फहराना भी कह सकते हैं, उठाना भी कह सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग मुझे बिल्कुल सही लगी। यहां पर लिखा हुआ है साथियों हॉस्पिटैलिटी, तो यहां पर अगर बात करें यहां पर आपका वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, यहां पर आपका वाई आना चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है साथियों, मेहमानबाजी होता है, यानी कि जिसको बहुत अच्छा लगता है मेहमान को बुलाने में, उनकी खतर तवाज़ु करने में, ठीक है ना, उनको खाना पीना खिलाने में, तो उनको मेहमानबाजी एक तरीके से कहा जाता है। तो किसकी स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले की स्पेलिंग गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया यहां से लेकर यहां तक, ये 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। कैसे कैसे बटा हुआ है साथियों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ये सेगमेंट हो गया, इज नो लॉन्गर दूसरा ये सेगमेंट हो गया, और एक कॉन्टिन्यूस, क्या साथियों, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर एक ये आपका सेगमेंट हो गया, और एक ये 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। आपको बताना है कि यहां पर ग्रामेटिकल एरर कहां पर है। क्या साथियों, ग्रामेटिकल एरर आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज नो लॉन्ग ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ओइंग टू एरोजन। तो मैं कहूंगा इज नो लॉन्ग नहीं आना चाहिए, इज नो लॉन्गर यहां पर आना चाहिए। तो इज नो लॉन्ग में दिक्कत है, लॉन्ग की जगह साथियों लॉन्गर आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि ये एक मुहावरा है, इडियम है, इसका आपको मतलब बताना है। सबसे पहले साथियों क्या होता है, तो किक द बकेट। क्या, टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए किसी कोई मर जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो उसको कहा जाता है साथियों टू किक द बकेट, ठीक है ना। निधन होने को एक तरीके से कहा जाता है टिक 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 किक द बकेट, ठीक है, किक द बकेट। तो मैं कहूंगा कि निधन होना, इसकी इंग्लिश ऑप्शन में से कौन सी है मुझे बताइए। टू डाई को कहते हैं निधन होना, टू प्ले को नहीं कहते, टू फाइट को भी नहीं कहते, टू लॉस को भी नहीं कहते, टू डाई को कहते हैं निधन होना, यानी कि टू किक द बकेट का मतलब क्या होगा साथियों, टू डाई हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है आपको अब बताना है साथियों मेंटेन का। क्या, मेंटेन वर्ड आपको यहां पर दे रखा है और एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जाए। एंटोनिम का मतलब पता क्या होता है भाई साहब, विलोम होता है। अरे ये तो आपको मालूम ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूं। तो मेंटेन का एंटोनिम आपको बताना है साथियों, विलोम आपको यहां पर बताना है। तो मेंटेन का मतलब क्या, मान लीजिए जैसे कि आप है, आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, यानी कि आप अपने आप को बनाए रखते हैं। क्या, आप अपने आप को साथियों बनाए एक तरीके से रखते हैं, तो ये मेंटेन हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम साथियों क्या होगा, जैसे कि मैं अपने आप को बनाए नहीं रखता हूं, या मैं अपने आप को बनाए रखता हूं तो मैं मेंटेन कहलाऊंगा। अगर आप अपने आप को बनाए रखते हैं तो आप मेंटेन कहलाएंगे। तो इसका एंटोनिम क्या, प्रिजर्व होगा साथियों, या प्रोटेक्ट होगा, या एबेंडोन होगा, या सस्टेन होगा। देखिए एबेंडोन की अगर बात करते हैं साथियों, एबेंडोन का मतलब क्या होता है साथियों, एबेंडोन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। तो मैं कहूंगा साथियों कहीं ना कहीं मेंटेन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो एबेंडोन होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब यहां पर अगर बात करें, देखिए वही चीज है 4 सेगमेंट में है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। अब यहां से सेंटेंस आपका शुरू हुआ है और यहां पर आपका खत्म हुआ है, ही मूव्ड ऑन द अंडर ग्रोथ, ठीक है, एक ये सेगमेंट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्विकली एंड साइलेंटली, एक आपका ये सेगमेंट हो गया। उसके अलावा हाइडिंग हिमसेल्फ एक ये सेगमेंट हो गया, फ्रॉम द एनिमी एक ये सेगमेंट हो गया। आपको बताने साथियों यहां पर दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए देखिए, ही मूव्ड ऑन द अंडर ग्रोथ,
क्विकली एंड साइलेंटली हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी। देखिए ऑन द अंडरग्रोथ नहीं होना चाहिए साथियों, बिहाइंड द अंडरग्रोथ होना चाहिए। क्या? बिहाइंड द अंडरग्रोथ होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, ठीक है ना, दिक्कत आपकी यहां पर है, क्योंकि ऑन द अंडरग्रोथ नहीं बल्कि बिहाइंड द अंडरग्रोथ होना चाहिए था। उसके बाद देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि आपको क्या यहां पर साथियों बताया जा रहा है, दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि जो प्रकाश होता है वो आर पार ना जा सके। अगर आर पार जा सकता है तो वो साथियों क्या पारदर्शी वस्तु कहलाई जाती है, लेकिन अगर लाइट भी के आर पार नहीं जा सकती साथियों तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाई जाती है। ये आपको साथियों मालूम होगा, ठीक है ना। अगर पारदर्शी होता तो ट्रांसपेरेंट होता, लेकिन अगर अपारदर्शी है तो उसको क्या कहेंगे, ओपेक उसको कहेंगे। अपारदर्शी को क्या कहा जाता है साथियों, ओपेक कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोई बहुत एक तरीके से कायर होता है या जो बहुत डरपोक होता है ना, उसको कहा जाता है भाई तू तो बहुत चिकन हार्टेड है, मुहावरा एक तरीके से इडियम है। तो अब आपको बताने के यहां से किस ऑप्शन को हम कायर कह सकते हैं, किसको साथियों एक तरीके से डरपोक कह सकते हैं। तो अगर बात करें विजिबली प्लेस्ड, कायर डरपोक कहेंगे नहीं, स्लाइटली रिस्की को भी नहीं कहेंगे, उसके अलावा रेडली अवेलेबल को भी नहीं कहेंगे, इजिली स्कार्ड को कहेंगे, यानी कि जिसको आसानी से साथियों डराया जा सके उसको कायर डरपोक ही तो कहा जाता है। कायर भी कह सकते, डरपोक भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें मैनी स्टूडेंट, यहां पर खाली जगह है, यहां पर क्या है साथियों खाली जगह है, तो मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना चाहिए, या मैनी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना चाहिए, मैनी स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स ये होना। मैं कहूंगा साथियों इंस्पायर्ड, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये ग्रेट लीडर से इंस्पायर्ड होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं कह सकते, इन्वॉल्व भी नहीं कह सकते, इन्फेक्टेड भी नहीं कह सकते, इंस्पायर्ड होते हैं साथियों। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। देखिए अगर साथियों बात करें कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं साथियों, ऐसा नहीं पढ़ाता। ऐसा ये समझ लीजिए पेड ग्रुप्स जो होते हैं ना, पेड बैच जो होते हैं वहां पर साथियों इस टाइप से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट दे रहा हूं और ऐसे साथियों मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। चलिए अब अगर बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों वही चीज है, एक सेंटेंस दिया गया है, 4 सेगमेंट यहां पर आपको दे रखे हैं, 1 2 ठीक है 3 और 4। आपको बताने की दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। देखिए आई एंटर्ड माई रूम एंड स्विच ऑन द लाइट्स बट इट वाज स्टिल डार्क। तो यहां पर अगर बात करें स्विच्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों, यहां पर अगर बात करें तो स्विच्ड ऑन आना चाहिए, स्विच यहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें कहां पर लिखा हुआ, यहां पर स्विच लिखा हुआ है, इसमें दिक्कत है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि स्विच्ड आना यहां पर चाहिए था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको बताना है कि इसका रिमेंबर का। तो रिमेंबर का एंटोनिम की जब हम बात करते हैं, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, रिमेंबर का मतलब होता है साथियों याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद रखना यानी कि रिमेंबर, और किसी को भूल जाना एक तरीके से क्या कहलाया जाए साथियों, भूल जाना क्या कहलाए, इसका एंटोनिम कहलाया जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन की इंग्लिश होती है, सॉरी हिंदी होती है भूल जाना। तो मैं कहूंगा फॉरगेट को कहा जाता है भूल जाना, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताने साथियों इडियम बताना है, यानी कि वी आवर्स ऑफ द डे। तो वी आवर्स ऑफ द डे की अगर साथियों बात करते हैं, वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है, देखिए जब बहुत सुबह सुबह, बुराई एक तरीके से सुबह है, ठीक है ना, सवेरा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको वी आवर्स ऑफ द डे, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों, सवेरा कह सकते हैं, उषा काल भी कह सकते हैं, ठीक है, उषा काल भी इसको कहा जा सकता है, प्रभात भी तो कहते हैं, सुबह को बिल्कुल कहते हैं। तो आपको बताना है डस्क को कहेंगे सवेरा नहीं, मिडनाइट को भी नहीं कहेंगे, डॉन को एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो यहां पर जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी क्या है वही चीज है। चलिए अच्छा यहां पर अगर बात करें, यहां से शुरू, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन द क्लास। आपको बताने की गलती कहां पर आपको दिख रही है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन क्लास 10। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, अब देखिए यहां पर आई रिसेंटली विजिट, मैंने मतलब अभी जल्दी अपना स्कूल देखा जहां मैं पढ़ता था क्लास 10th में। तो जहां आना चाहिए, व्हेन का मतलब होता है साथियों जब, या जब होता है साथियों, ठीक है। तो यहां पर साथियों जहां की इंग्लिश आना चाहिए थी, और जहां को क्या कहा जाता है, जहां को साथियों जब, व्हेन थोड़ी ना यहां पर आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, वेयर कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें व्हेन नहीं आना चाहिए, वेयर यहां पर आना चाहिए। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर, ये अंडरलाइन यहां पर होनी चाहिए थी, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिनोनिम बताना है साथियों डिस्ट्रॉय का। अगर डिस्ट्रॉय की सबसे पहले हम बात
बात करते हैं तो कोई चीज अगर खत्म हो गई है यानी कि नष्ट किसी चीज को कर दिया गया है तो उसको डिस्ट्रॉय कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन में देखकर बताने कि किसको कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, नष्ट हो जाना। अगर बात करते हैं साथियों डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, मैं कहूंगा बिल्कुल। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है साथियों, नष्ट करना नहीं, इसका मतलब तो होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। तो इसका अगर एंटोनिम पूछा जाता तो ये हो सकता था। उसके अलावा साथियों रिहेबिलिटेट का मतलब भी नहीं होता है साथियों, एक तरीके से इसका एंटोनिम। डिटैच का मतलब भी नहीं हो सकता है साथियों, ठीक है। मैं कहूंगा डेमोलिश का मतलब क्या होता है, डेमोलिश का मतलब होता है साथियों किसी चीज, एक तरीके से बात करें डेमोलिश का मतलब साथियों हो जाएगा क्या, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, देखिए हितोपदेश टेल्स आर रिटन इन ए रीडर फ्रेंडली स्टाइल विच परहैप्स, अब खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा, टू देयर सक्सेस। अब आपको बताने देखिए यहां पर सप्लाइड आएगा, प्रोवाइड आएगा, कंट्रीब्यूटेड आएगा या अरेंज आएगा। यहां पर साथियों आपका जो आना चाहिए मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूटेड आना चाहिए। यानी कि हितोपदेश टेल्स आर रिटन इन ए रीडर फ्रेंडली स्टाइल विच परहैप्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। तो खाली जगह यहां पर साथियों है, तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग, यानी कि आपको सही स्पेलिंग बताना है, कौन सी स्पेलिंग सही यहां पर लिखी गई है मुझे बताइए। स्पेसिफाइंग कैसे लिखा जाता है, स्पेसिफाइंग की बात करें कि ऐसे लिखा जाता है, मैं कहूं नहीं। स्पेसिफाइंग क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं साथियों। कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा साथियों स्पेसिफाइंग की अगर बात करते हैं यहां पर देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है साथियों स्पेसिफाइंग ऐसे लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको क्या कहा जाएगा भैया, उसको तो सर्वशक्तिशाली कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, शक्तिमान उसको कहा जाएगा, सर्वशक्तिशाली उसको कहा जाएगा। तो अब आपको बताने किसकी इंग्लिश यहां पर होती है सर्वशक्तिशाली, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब शक्तिशाली नहीं होता है, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। तो मैं कहूंगा कि वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको ओमनी पोटेंट कहा जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर बी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।